गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने गति के समीकरण ज्ञात कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने गति के तीनों समीकरण व्युत्पन्न कर लिए थे और अब आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि गति की समीकरण जो है वो किसी स्वतंत्रतापूर्वक गति की वस्तु के लिए क्या होंगे। कि आपने गति के समीकरण उस स्थिति में पढ़ी जनरली तीनों कि मान लो कोई वस्तु थी, प्रारंभ में वो स्थिर थी या u1 से गतिशील थी, बाद में उसका वेग v हो गया, उसमें t समय लगा, उसमें त्वरण a उत्पन्न हुआ। ठीक है ना। तो एक सरल रेखा के लिए जनरल हमने वो डिस्कस करी थी कि मान लो सरल रेखा पर कोई वस्तु गतिशील है, उसके लिए हमने तीनों गति के समीकरण निकाले। अब मैं ये भी तो सोच सकता हूँ कि मान लो आपके पास m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको मैं पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई से ऐसे गिराऊंगा। जब मैं उसको पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई नीचे गिराऊंगा तो उस स्थिति में ये गति की जो समीकरण है वो क्या होंगे, जो गति की समीकरण है वो क्या होंगे। मान लो आपके पास m द्रव्यमान की वस्तु है, उसको आप पृथ्वी की सतह पे, यहाँ पृथ्वी की सतह मान लो h ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरा दो। कंडीशन ध्यान से समझना, पृथ्वी की सतह पे नीचे की तरफ उसको गिरा दो। कितनी ऊंचाई से? h ऊंचाई से। प्रारंभ में उसका जो वेग है वो शून्य मान लिया। जब हम उस वस्तु को नीचे गिराने वाले थे उस स्थिति में उसका वेग शून्य है, और जैसे ही वो पृथ्वी की सतह पे पहुंचती है नीचे की ओर उसका वेग v हो जाता है। उसका वेग कितना हो जाता है बेटा? v। वेग कितना हो गया? किस स्थिति में वेग v हो गया? जैसे हमने पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई से कोई वस्तु नीचे गिराई तो प्रारंभ में वेग शून्य था, और जैसे ही वो नीचे आने लगा उसका वेग बढ़ने लगा और फाइनल उसका वेग कितना हो गया? v। अब आपके दिमाग में एक और चीज आएगी कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, जब हम उसको फ्री फॉल छोड़ते हैं ऊपर से, उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कैसे छोड़ दिया, तो वस्तु नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं गई? ठीक है ना। आपने दिमाग में लगाया होगा कि वो इधर उधर क्यों नहीं गई, ऊपर क्यों नहीं गई, वो नीचे ही क्यों आई। उसका कॉन्सेप्ट तो न्यूटन भाई साहब ने बहुत पहले बता दिया था, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की ऊंचाई से हम नीचे गिराते हैं तो वो पृथ्वी की सतह पे ही गिरती है। उसका कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। इसका मतलब पृथ्वी उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, आकर्षण बल लग रहा है, पृथ्वी कोई गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है उसके ऊपर, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो नीचे की तरफ ही आती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब अगर वो वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी 9th क्लास में कि भाई गुरुत्वीय त्वरण भी होता है। जब वस्तु नीचे की तरफ आती है तो उसमें त्वरण होता है। ये प्रारंभ में शून्य था, फाइनल में भी हो गया, इसका मतलब वो तभी तो हुई है। कितने त्वरण से हुई है? तो a का मान में +g मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देता हूं, जिसका मान फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर अगर हम कोई वस्तु गिराते हैं तो उसमें त्वरण हमेशा इतना होता है g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो नीचे की तरफ। अब देखो मैंने ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना उसमें अभी दिशा की बात नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें दिशा प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट भी आएगा। अभी तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पे आ रही है इतने त्वरण से। अब जो तीन समीकरणों की बात करते हो, गति के तीन समीकरण, जिसमें पहले समीकरण की v = u + at। ठीक है ना, ये पहले समीकरण थी। दूसरी समीकरण आपने लिखी थी s = ut + ½ at², और तीसरी समीकरण लिखी थी v² = u² + 2as। ये आपकी तीसरी समीकरण थी, गति की तीसरी समीकरण थी v² = u² + 2as। इस तरह से आपने तीनों समीकरण लिखे। अगर मैं इन तीनों समीकरण को इस स्थिति में देखूं, मेरी स्थिति है, कंडीशन है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए गति की समीकरणें क्या होंगी। ठीक है ना, जनरल है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल बॉडी। मतलब आपके पास फ्री फॉल बॉडी का मतलब हुआ उसको आपने स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा है, तो नीचे गिरी है तो कितने वेग से आई है, कितना समय लगा है, उसका विस्थापन कितना, मतलब दूरी कितनी तय करी है उसने, वो सब चीजें ज्ञात करनी हो तो हमें ये देखना होगा। अब देखो फर्स्ट समीकरण को ध्यान से देखो, ये जो अपन ने कैलकुलेट किया है कि प्रारंभिक वेग शून्य, a का मान g रखना है, s का मान h, मतलब कितनी ऊंचाई से, तो ये मेरा s है, s जो है उसको हमने h मान लिया। s आपका जो दूरी है विस्थापन था उसको हमने h से निर्देशित कर दिया, क्योंकि हाइट को हम h से निर्देशित करते हैं जनरल, तो हम s की जगह h पुट कर देंगे। v का आपका v रहेगा, फाइनल वेलोसिटी जो है वो v रहेगी। तो पहले समीकरण ध्यान से देखो बेटा क्या होगी, v = u + at। v = u आपका 0 है, प्लस a की जगह क्या रख दिया, g × t। देन आपकी फर्स्ट समीकरण आ गई v = gt। ये आपकी पहली समीकरण आ गई, इक्वेशन नंबर 1। v = gt आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई फॉर फ्री फॉल बॉडी। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु के केस में गति की पहली समीकरण लिखी जाती है v = gt। अब दूसरी समीकरण देखो ध्यान से, s = u
हाफ जीटी स्क्वायर, ये आपकी दूसरी समीकरण आ गई गति की। ये आपकी गति की कौन सी समीकरण आ गई? दूसरी समीकरण। h = 1/2 जीटी स्क्वायर गति की दूसरी समीकरण। किस स्थिति में? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए। तीसरी समीकरण जो है उसको भी ध्यान से देखो। v की जगह आपको v रखना है, तो v स्क्वायर u आपका 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 2, a की जगह g, s की जगह h, s की जगह क्या पता कर लेंगे? h ऊंचाई, आपका विस्थापन या दूरी जो है उसको h से निर्देशित कर रहे हैं। तो तीसरी समीकरण आपके पास आ गई v स्क्वायर 2gh। ये गति की तीसरी समीकरण होगी बेटा। समीकरण संख्या 3। कोई समस्या हो तो बोलो। पहली समीकरण स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए v बराबर gt, दूसरी h बराबर 1/2 gt स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर बराबर 2gh। तीनों समीकरण में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपने ऐसा ही डिस्कस किया था 9वीं क्लास में। तो गति की समीकरण आपने दो तरह से, एक तो आपने सरल रेखा में गति करती हुई वस्तु के लिए ज्ञात करते हैं, तो ये दिमाग में चलती है। अब अगर किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए बात करते हैं तो इन्हीं समीकरण से ये समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, जो बहुत आसान होती है। अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करके बताता हूं, जनरल न्यूमेरिकल देता हूं कि मान लो आपने पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर 10 मीटर ऊंचाई से, h का मान कितना दे रखा है? 10 मीटर ऊंचाई से किसी वस्तु को यहां से नीचे की तरफ गिराया। ठीक है, अब आपके दो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेंगे कि वस्तु कितने समय में पृथ्वी की सतह पे पहुंचेगी और कितने वेग से पहुंचेगी। मतलब आपको t ज्ञात करना है और आपको v ज्ञात करना है। आपके पास गति की तीनों समीकरणें लिखी हुई हैं। आपका क्वेश्चन इजी है। देखो, 10 मीटर ऊंचाई से किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह पे गिराया जाता है, तो पृथ्वी की सतह पे पहुंचने में कितना समय लगेगा और वो कितने वेग से पहुंचेगी। ठीक है, आपके पास समीकरणें इस तरह से लिखी हुई है। पहली समीकरण, दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण। पहले आपसे समय पूछा है, क्या आपको वेग पता है? नहीं, तो ये समीकरण काम में नहीं ले सकते। जी का मान फिक्स होता है, जी का जो मान है वो आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपने 9th क्लास में डिस्कस किया होगा कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह पे किसी वस्तु को गिराते हैं तो उसका जो त्वरण होता है उसका मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो जी आपको ज्ञात है पहले से, v बराबर gt। इससे तो दोनों ही अज्ञात राशि है, तो ये समीकरण काम में नहीं ले सकते, एक ज्ञात होनी चाहिए। भाई 3 राशि है जिसमें 2 अज्ञात है, तो कैसे लेंगे? इस वाले समीकरण को देखो, h मुझे पता है 10 मीटर, 1/2 g की वैल्यू पता है, मैं t ज्ञात कर सकता हूं। तो इस वाले समीकरण को मैं काम में लेके t ज्ञात करूंगा। भाई कंफ्यूजन यही तो रहता है ना कि क्वेश्चन में सब कौन सी समीकरण काम में लेनी होती है, तो वो हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन में हमें क्या डेटा गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमें डेटा क्या गिवन है। तो ध्यान से देखो, दूसरी समीकरण जो है उससे हमारा समय ज्ञात हो जाएगा कि जो हमें ज्ञात करना है। तो h हमें पता है, तो हम डायरेक्ट दूसरे समीकरण काम में लेंगे। h बराबर 1/2 gt स्क्वायर, h बराबर 1/2 gt स्क्वायर। मान रखो h का मान 10 बराबर 1/2, g का मान भी आपका 10 × t स्क्वायर। 10 से 10 कट गया, 2 इधर आ गया, t स्क्वायर बराबर 2, t बराबर √2 सेकंड, t बराबर √2 सेकंड। √2 का मान रख लेना 1.414 जो भी है। कितने सेकंड में कोई भी द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह पे पहुंच जाएगी अगर उसको हम 10 मीटर ऊंचाई से गिरा रहे हैं। तो कितनी ऊंचाई से गिरा रहे हैं? 10 मीटर से। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया कितने वेग से, तो आपको समय पता चल गया, आपको t पता चल गया, आपको वेग ज्ञात करना है, तो आप ये वाले समीकरण काम में ले सकते हो, या फिर वेग आप इस समीकरण से भी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आपको g पता है, आपको h पता है, तो आपको वेग ज्ञात करना है, तो आप इस समीकरण को भी काम में ले सकते हो। तो तीसरी समीकरण से v स्क्वायर बराबर 2gh से अगर मुझे वेग ही ज्ञात करना है, g पता है, h पता है, तो मैं डायरेक्ट इस समीकरण से ज्ञात कर सकता हूं। v बराबर √2gh, दोनों तरफ रूट ले लिया, तो v का मान आ गया √2, g का मान आपका 10, h का मान आपका 10। इसको हल करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10 × 10, 10 का स्क्वायर का रूट 10 आ जाएगा, 2 का अलग से लिख लो, तो 10√2 मीटर पर सेकंड, 10√2 मीटर पर सेकंड। इसकी जो वेग है इतनी स्पीड से इतने वेग से पृथ्वी की सतह पे पहुंचेगी, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, समय आपने ज्ञात कर लिया। तो इस टाइप से हमने 11 टॉपिक डिस्कस किया कि अगर किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु को गति के समीकरण की गिरती हुई वस्तु की गति के समीकरण की बात करें तो ये समीकरण होगी। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन किस तरह से हमने डिस्कस किया, बहुत जनरल क्वेश्चन है। कौन सी क्वेश्चन कब काम में लेनी है, तो वो हमारा डिपेंड करता है कि हमें डेटा क्या गिवन है, हमें क्या क्या दिया हुआ सवाल और
हमसे क्या पूछना चाह रहा है उसके हिसाब से हम समीकरण काम में ले सकते हैं। ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया बेटा। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम बहुत आसान है। न्यूटन की गति के नियम देखो बेटा, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के लिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इस नाम से हम जानते हैं। प्रथम नियम जो होता है बेटा उसको हम बोलते थे लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम बहुत आसान है। न्यूटन की गति के नियम जो थे ना बहुत आसान थे। न्यूटन की गति के नियम, उसने गति के बारे में बताया था, गति के नियम। और एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा हम बल पढ़ते हैं, बल अभी डिस्कस नहीं किया हमने, बल भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। न्यूटन की गति के नियम ध्यान से देखो। न्यूटन ने बताया प्रथम नियम, 3 नियम थे तो प्रथम नियम देखो ध्यान से। प्रथम नियम में उसने क्या बोला बेटा कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, इसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, या गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। जनरल है, ज्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वस्तु स्थिर है, मान लो m की वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है, किसी ब्लॉक टेबल पर रखी है, तो हमें पता है कि स्थिर ही रहती है, ये गतिशील नहीं होती जब तक हम इस पर कोई बल नहीं लगाते। टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, नोटबुक रखी है, तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक बाह्य बल नहीं लगाए जाते। अगर हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसमें गति होती है, मोमेंटम आता है, सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो m की वस्तु कहीं पे रखी है तो वो रखी हुई रहेगी, स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाता। और अगर वो गतिशील है, मान लो वेग से इस दिशा में गतिशील है, इसका मतलब कोई बल लगा हुआ है इस दिशा में, तो अगर वो गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उसके विपरीत दिशा में कोई बल नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। एक जनरल बात करूं कि आपके पास जैसे हम कोई वस्तु है, ठीक है ना, एक ऐसी सतह है जहां घर्षण आपने सुना होगा, ठीक है ना। खुरदरी सतह होती है वहां घर्षण बल ज्यादा लगता है, बल का एक प्रकार है घर्षण। और जो चिकनी सतह होती है, स्मूथ सतह होती है, वहां पे घर्षण बल बहुत कम लगता है। तो ध्यान से आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी वस्तु को एक चिकनी सतह पे छोड़ दूं, ठीक है, उस पर बल लगा दूं, तो वो वस्तु गतिशील ही रहती है, काफी लंबे समय तक गतिशील रहेगी जब तक हम उसके विपरीत दिशा में कोई बल नहीं लगाते। इसका मतलब विपरीत दिशा में जो बल लगता है वो घर्षण बल लगता है, ठीक है ना। जब हम चलते हैं तो खुरदरी सतह पर चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, पर जब चिकनी सतह होती है तो हमें चलने में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब जब हम खुरदरी सतह पे चलते हैं तो घर्षण बल ज्यादा लगता है, जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो पीछे की तरफ घर्षण बल लगता है, हमें चलने में आसानी होती है। और अगर घर्षण बल कम होगा तो हमें चलने में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब विपरीत दिशा वाला जो बल है वो कम लगता है, तो हम ज्यादा फिसल भी जाते हैं। कई बार हम फिसलने का कारण यही होता है, इसका मतलब घर्षण बल शून्य हुआ, तो विपरीत दिशा वाला बल शून्य है। तो जब वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। दिमाग में आया गतिशील वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाता, उसके विपरीत दिशा में कोई बल नहीं लगाया जाता। तो पहला नियम आसान, लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझने का टॉपिक है। अब दूसरा जो नियम है वो कॉन्सेप्चुअल है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा, उसमें डेरिवेशन भी है थोड़ा सा। न्यूटन की गति का दूसरा नियम दूसरा नियम आपने क्या पढ़ा था, इसे संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं सर, ठीक है ना, संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। दूसरा नियम कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखो। इसमें हम संवेग की बात करेंगे, दूसरे नियम में हम किसकी बात करेंगे, तो संवेग की। थोड़ा सा मैं संवेग बता देता हूं। संवेग एक भौतिक राशि है और ये सदिश राशि होती है, इसको हम p सदिश से निर्देशित करते हैं। संवेग को हम किससे निर्देशित करते हैं बेटा, p सदिश से। संवेग सदिश राशि होती है और इसको हम देखो कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे आपने देखो कई बार सुना होगा कि कोई वस्तु गतिशील होती है तो हम ऐसे बोलते हैं कि इसमें मोमेंटम आ गया। कोई वस्तु गतिशील होती है, जैसे बॉल फेंके आपने तो कितना मोमेंटम हुआ उसके अंदर, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं सब लोग, संवेग बहुत कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मोमेंटम है उसमें, गतिशील है, जिस दिशा में गतिशील होती है उसी दिशा में मोमेंटम होता है, हम ऐसा कुछ बोलते हैं। तो अगर वस्तु के संवेग की बात करें जिसे p सदिश से निर्देशित करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखा जाता है द्रव्यमान इंटू वेग। वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं v0 मतलब वस्तु स्थिर है, गतिशील नहीं है। जब वस्तु स्थिर है, गतिशील नहीं है, ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग उसका शून्य है, जब हम उसमें बल लगाते हैं f, तो मान लो वो गतिशील होकर यहां पहुंच गई और आगे भी वेग से गतिशील द्रव्यमान m है। तो मैं आपसे पूछूं कि भैया जब उसका प्रारंभिक वेग शून्य है, जब आप बल लगाने वाले हैं उस स्थिति में संवेग कितना है, प्रारंभिक संवेग p1 मान दिया 0, क्योंकि उसका वेग शून्य है, उसके चार्ज या वेग शून्य है, ये मान शून्य है। तो ये जब मान शून्य है तो उसका वेग
संवेग कितना होगा, 0। संवेग क्या होगा बेटा, 0। जब वो v वेग से गतिशील हो जाती है जिसका द्रव्यमान पता ही है, इस स्थिति में उसका संवेग v2 बराबर क्या हो गया बेटा, mv। इस स्थिति में संवेग कितना हो गया, p2 बराबर mv। इसका मतलब संवेग परिवर्तन हुआ, समय के साथ संवेग परिवर्तित हुआ। पहले प्रारंभ में t 0 समय पे 0 समय पे संवेग 0 था। इस समय को हम क्या मान लेते हैं, t बराबर 0 सेकंड। यहाँ पे t बराबर t सेकंड वो यहाँ पहुंच गया, कुछ समय बाद यहाँ पहुंच गया 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी आपका, तो t बराबर 0 सेकंड पे वस्तु यहाँ थी, तो उस स्थिति में उसका समय 0 था। उसका समय कितना था बेटा, 0। तो और t t समय पे समय ज्ञान हो गया, इसका मतलब समय में परिवर्तन हुआ। समय में क्या हुआ, परिवर्तन। और ये चीज जो है, ये समय में जो परिवर्तन हुआ समय के साथ, समय में जो परिवर्तन की दर है वो किस पर निर्भर करेगी, बल पर। क्या बल कितना लगा रहे हैं, अब बल कितना लगा रहे हैं। मैं सेकंड लॉ पे जा रहा हूँ, दूसरे नियम पे पहुंचने वाला हूँ कि समय में परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में हमने कहा t बराबर t समय पे समय mv हो गया। और क्यों हुआ, जब हमने उसमें कोई बल लगाया। ये मान चेंज क्यों हुआ, जब बल लगाया। इसका मतलब समय में परिवर्तन हुआ समय के साथ, और समय के साथ परिवर्तन को बोला जाता है दर। तो किसमें परिवर्तन हुआ, संवेग में। तो हम बोलेंगे संवेग में परिवर्तन की दर को, या संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो किस पर निर्भर करती है, आरोपित बल पर। और यही दूसरा नियम होता है, यही न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है। किसी वस्तु के, लिख देता हूं नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के, वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती या बराबर, कुछ भी लिख सकते हैं। आरोपित बल के बराबर होता है, बराबर होती है। दर की बात कर रहे हैं, बराबर होती है। स्टेटमेंट समझ में आया, न्यूटन सेकंड लॉ। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है। अर्थात जो आरोपित बल है वो m है, और संवेग में परिवर्तन की दर का हम लिखते हैं dp/dt या डेल्टा t। इस स्थिति में देखो संवेग में परिवर्तन हुआ mv, और पहले 0 था तो p2 - p1। यहाँ पे भी कुछ मान हो सकते हैं, कई बार u 0 नहीं देते, u का मान कुछ हो तो 0 नहीं होगा, mu लिखेंगे। पहले वेग कम था, बाद में वेग ज्यादा हो गया, तो संवेग में परिवर्तन होगा p2 - p1। दर का मतलब समय अंतराल का भाग देना है, t2 - t1। तो p2 - t1 अपन t2 - t1 को बोला जाता है संवेग में परिवर्तन की दर। और वो किस पर निर्भर करेगा, आरोपित बल पर। और उस चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, मैं उसको लिखूं डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। आपने यही सीखा होगा, जहां डेल्टा p जो है इसका मान लिखा जाता है p2 - p1, और डेल्टा t जो है वो समय अंतराल p2 - t1। अगर किसी क्षण पर हम बात करें, किसी क्षण विशेष से बात करें, तो उसको लिखा जाएगा m बराबर dp/dt। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो उसको किसी क्षण पे ज्ञान करना हो तो अवकलज के रूप में लिखा जाता है, जिसका अपने को ज्ञान ही नहीं है। अवकलन तो पढ़ेंगे हम आगे जाके, तो dp/dt लिखा जाएगा। उसको क्या लिखा जाएगा बेटा, dp/dt। अब देखो p का सूत्र तो आप जानते हो। मान लो किसी समय पे p बराबर आपने लिखा mv, मान लो v वेग से गतिशील थी वस्तु, m द्रव्यमान है, बल लगाया f, तो उसका संवेग सपोज v बराबर mv है। उस क्षण पे वेग v था, उस क्षण विशेष पे वेग v था, तो v बराबर आपने क्या लिख दिया, mv। अब ये वाला जो मान है वो यहाँ रखो, तो f बराबर क्या आ गया आपके पास, d/dt × mv। क्या वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत होता है? ऐसा थोड़ी है कि बल लगाते वस्तु का द्रव्यमान चेंज हो गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतना बल लगाया कि वस्तु को गायब ही कर दिया। ऐसा नहीं है, वस्तु का द्रव्यमान जो है वो तो नियत होता है, और जो नियत होता है उसको हमेशा अवकलन से बाहर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है आपके पास वो इस तरह से निकल के आया, f बराबर m dv/dt। और ये dv/dt को सुना हुआ सा लगता है, ये तो त्वरण नहीं है क्या, वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो इसको तो हम a से निर्देशित करते हैं। f बराबर आपके पास सूत्र आ गया ma, f बराबर ma, ये तो आपने बहुत सुना होगा। f बराबर ma न्यूटन के गति का दूसरा नियम होता है, ये गलत है बोलना। ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम व्युत्पन्न करते हैं। नियम तो यही होता है, ये बोल दो चाहे ये बोल दो, नियम तो ये होता है। ये इस
क्या अच्छे से क्लियर हो गया? ध्यान से देखिएगा अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ आपको खुद भी समझ में आएगी कि क्या पूछता है, कैसे पूछता है। देखो मैं बोलूं कि मान लो 5 किलोग्राम का, कितने किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक कहीं स्थित है, इस पे आपने 10 न्यूटन बल लगाया है। ऐसे जना सोचने वाली बात है कि इस दिशा में बल लगाऊंगा तो क्या त्वरण इसी दिशा में होगा, और हमसे त्वरण ही पूछा ए, इस ऊपर से ए का मान बताओ, m को अपॉन में ले जाओ, f बटा m, तो a का मान कितना है, f का मान कितना है 10, m का मान कितना है 5, 10 बटा 5 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो ये आपका त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किस दिशा में, जिस दिशा में बल लगा, जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में त्वरण होता है। मैं एक जनरल क्वेश्चन और डिस्कस करूं, जनरल छोटे छोटे क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए, हम बाद में इसको और डिस्कस करेंगे। 5 केजी का ही है, इधर से आपने 10 न्यूटन ही लगाया है, इसके विपरीत दिशा से 20 न्यूटन का फोर्स लगाओ, कितना लगाओ, कौन सी दिशा में जाएगा ब्लॉक और कितने त्वरण से जाएगा। मैं इधर मैंने 10 न्यूटन लगा हुआ और इधर से मेरे को 20 न्यूटन लगा दिया, किधर जाऊंगा, जिधर से ज्यादा बल लग रहा है 20 न्यूटन इस दिशा में लग रहा है तो मैं 10 न्यूटन से इधर जाऊंगा, मतलब मेरा जो बल होगा वो 10 न्यूटन इस दिशा में होगा। तो परिणामी अगर बल की बात करें, नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स कितना होगा बेटा 20 माइनस, अगर विपरीत दिशा में बल लगते हैं तो माइनस हो जाता है और समान दिशा में लगते हैं तो जुड़ जाते हैं। 20 माइनस 10 न्यूटन, बताओ त्वरण कितना होगा 10 बटा 5, वही आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दिशा बदल गई, इस बार किस दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ये ब्लॉक जो है वो इस दिशा में जाएगा। ये छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट समझ में आए न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। अब हम बात करें तीसरे नियम की, ठीक है ना, हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने चैप्टर है ये एनएलआर पूरा बड़ा चैप्टर है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तो हमें केवल बेसिक सीखना है कि एक्चुअल में न्यूटन की गति के नियम में क्या होते हैं, ठीक है ना, क्या क्या हम पढ़ते हैं। तीसरा नियम जो है उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा जो नियम है उसे बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रत्येक किसी वस्तु पर अगर आप बल लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिया बल, किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिया बल, और अगर वो वस्तु भी उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है तो उसे बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। तो ये होता है, इसे एक्शन रिएक्शन थ्योरी बोलते हैं। तीसरा नियम, ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम। और तीसरा नियम ध्यान से समझो बेटा, जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल की बात करूं कि मान लो एक ब्लॉक इस सतह पे रखा है जिसका मास रखा हुआ है, इसका कोई बल नहीं लगा, बट ये ब्लॉक जो है वो सतह पे बल लगा रहा है। आप ध्यान से सीखो बेटा, ये जो सतह होती है इस सतह पे ये ब्लॉक नीचे की तरफ बल लगा रहा है mg, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है हमेशा। हम भी करें, मेरा मास जो है 60 kg है, 70 kg है, तो मैं नीचे की तरफ बल लगा रहा हूँ mg, 70 मल्टीप्लाई 10 700 न्यूटन, कितना बल लगा रहा हूँ नीचे की तरफ 700 न्यूटन। मैं खड़ा हूँ तो ये जो सतह है ना नीचे वाली वो भी मेरे ऊपर बल लगा रही है 700 न्यूटन, तब मैं खड़ा हूँ, नहीं तो मैं इधर उधर गायब हो जाऊंगा, ठीक है ना। ये सतह भी बल लगाती है जिसे अभिलंब बल बोलते हैं। जिसे कौन सा बल बोलते हैं बेटा, अभिलंब बल, n। अभिलंब बल को n से निर्देशित करते हैं, अंग्रेजी में इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। इसने n से निर्देशित किया तो ये सतह भी इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ बल लगाती है जिसे अभिलंब बल बोलते हैं, n बराबर mg। इस स्थिति में ये ब्लॉक रखा हुआ है तो इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया, भाई इस ब्लॉक में क्रिया बल लगाया इस पे mg, तो इस सतह ने भी उतना ही बल ऊपर की तरफ लगाया अभिलंब बल, जिसकी वजह से ये स्थिर है। बंदूक से गोली दागना, बंदूक ने गोली पे जो बल लगाया वो आगे की ओर लगाया जिससे गोली आगे की ओर गई, ठीक है ना। गोली ने भी बंदूक के ऊपर बल लगाया पीछे की ओर, प्रतिक्रिया बल। जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो झटका लगता है बंदूक के पीछे की ओर, जो इसी वजह से हम कंधे पे रखते हैं, थोड़ा ध्यान से रखना होता है, नहीं तो कई बार कंधा ही अलग हो जाता है। तो इस स्थिति को हम, इस एग्जाम्पल को हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल। कौन सा बल बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल, ठीक है ना। तो हम न्यूटन के जो नियम हैं, तीनों नियम, उसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसमें सेकंड नियम जो है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट नियम थर्ड नियम तो केवल स्टेटमेंट याद करने होते हैं और हम डिटेल से अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।